नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप। इसके अंतर्गत सप्ताह 9 व्याख्यान 42 में अनुवाद और साहित्य, इसके अंतर्गत साहित्यिक अनुवाद 2, इस पर आप व्याख्यान सुनेंगे। इससे पहले हमने साहित्यिक अनुवाद 1 में कुछ साहित्यिक अनुवाद से संबंधित विषयों को सुना, उसी का ये आगे का भाग है। साहित्यिक अनुवाद में सृजनात्मकता कैसे होती है? साहित्यिक अनुवाद में सृजना की दृष्टि से ये चुनाव महत्वपूर्ण है कि हम किस रचना का अनुवाद कर रहे हैं। इसको अनुवाद का प्रथम चरण कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अनुवाद की रचनात्मकता और सृजनात्मक इस बात पर निर्भर करती है कि हम कृति के किस दृष्टि से प्रेरणा होकर उसका चयन कर रहे हैं। अब ये प्रेरित होता है, जैसे अनुवादक ये देख रहा है कि किस विषय को हमें अनुवाद करना है, तो वो वहां पे वो प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मुझे इसको करना है। जैसे इतिहास को देखें तो हम, हाँ, जैसे इतिहास है तो इतिहास को हमें करना है, तो फिर वो उस दृष्टि को वो रखते हैं कि हाँ, इतिहास का इस तरह से। या हम देख रहे हैं कि बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इस उपन्यास को करने से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा अनुवाद करने से, तो फिर उन दृष्टियों को लेकर लक्ष्य भाषा के कितने निकट है, कृति की विधा विशेष से हम कितने परिचित हैं, हमारे देशकाल से वो कहाँ तक संबंधित है, वो हमारे अंतर्मन में किस तरह गहराई तक उतरने वाली है, आदि को हम उस दृष्टि से देखते हैं, तो जिनका ध्यान महत्वपूर्ण है। जो अनुवाद प्रयास में हमारी सफलता और असफलता को निर्धार करता है। अब ये दृष्टि अगर आपकी सही बैठी तो उसमें सफलता है। आप विवशता से नहीं कर सकते अनुवाद, आप सही कि आपको करना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तात्कालीन दबाव अथवा किसी मजबूरी के कारण हाथ में लिया गया अनुवाद से ये उम्मीद करने कि वो मूल कृति की पुनःसृष्टि बन जाएगी, ये बेईमानी होगी। ये नहीं हो सकता। वहां पे आप सही तरीके से नहीं कर सकते। जब तक अनुवादक अनुवाद को एक नवीन सृजनात्मक चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसे सृजनात्मक अनुवाद की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद के प्रति उनकी दृष्टि ही यह तय करती है कि वो अपनी कृति में कितने सक्षम रूप से कार्य कर सकते हैं। कृति के चयन के लिए दृष्टि और मूल कृति यानी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की पूरी समझ इस काम में सफल होने में मदद करती है और अनुदित कृति को पुनः सृष्टि के करीब ले जाती है। तो अब यहां पे दृष्टि मतलब उसके जो विचार हैं विषय को लेकर अनुवादक, ये जरूरी है। साहित्य की विधाओं के अनुवाद की समस्याएं, अब हम यहाँ पे कुछ विधाएं देखेंगे और उसकी समस्याओं पर बात करेंगे। साहित्यिक विधा में जो है अनुवाद करते समय आने वाली बहुत सारी समस्याएं भिन्न विधाओं पर निहित करती हैं कि उसके जो भिन्नता पर समस्याएं उत्पन्न होगी। मूलतः हर विधा की अपनी अलग प्रकृति होती है, इसलिए अनुवादक को विभिन्न विधाओं का अनुवाद करते समय विभिन्न तरीके से निपटना होता है। उदाहरण के लिए एक उपन्यास का अनुवाद करना एक कहानी संग्रह के समान नहीं हो सकता। इसी तरह एक लेख संग्रह और नाटक के अनुवाद में गुणात्मकता भिन्न है। समीक्षात्मकता अथवा आलोचना और वैचारिक लेखन में अनुवाद में मूलभूत भिन्नता है। साहित्यिक अनुवाद के अपने मानदंडों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुवादक विधाओं के उक्त अंतर से प्रति सचेत हो तथा पूरी मनोयोग वो सावधानी पूर्वक अनुवाद में संलग्न है, तो उसकी सफलता निश्चित है। तो साहित्यिक अनुवाद के मौलिक तत्वों को पूरी तरह से हम पहले समझ चुके हैं। अब विभिन्न विधाओं में उसकी बारीकियों को संक्षेप से समझेंगे। तो अब साहित्य अनुवाद क्या है ये हम समझे हैं, तो अब हम विधाओं के अनुसार उसकी विशेषता क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। जैसे काव्य अनुवाद पर है, कविता के अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती अनुवाद में उससे पुनर्सृजन में होती है। पुनर्सृजन के अभाव में कविता एक का अनुवाद जो है वो प्रभावशाली नहीं हो पाता।
कविता के अनुवाद में कविता का पुनर्सृजन ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि उसमें जीवन हो, उस भाषा का जीवन जिसमें वो अनुदित हो रही है। मतलब उसमें जीवन हो मतलब क्या है, उसमें आत्मा होनी चाहिए, वो आत्मा जिससे हम अनुवाद कर रहे हैं, तो उस आत्मा को पहचानना जरूरी है। कविता के अनुवाद को केवल कविता विधा की गहरी समझ से ही नहीं हो करनी चाहिए, बल्कि मूल कृति की भाषी संरचना, विषय वस्तु की संवेदनात्मक गहराई का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। कविता में प्रयुक्त बिंब, प्रतीक, अलंकार, छंद, रस, उसके समुच्चय संरचनागत ढांचे की समझ के साथ उसकी मूल संवेदनाओं से गहरा संबंध होना चाहिए। तो हम ऐसे ही कविता को नहीं, उसमें प्रयुक्त चीजों के साथ हमारा संबंध बनाना जरूरी है। हम उसको पढ़े पहले अच्छी तरह से, फिर उसकी आत्मा में उतरे, हम उसकी आत्मा को पहचाने। प्रतीक, अलंकार, छंद, इन सबको हम अपने में लें, तब जाकर हम उसको उतार पाएंगे सही तरीके से। तो उसके लिए मूल कविता के सौंदर्य पक्ष को पकड़ने भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी आत्मा को जानना। अर्थात कविता को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद अनुवादक उसको एक नई सृजन की तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस संबंध में फ्रिट्ज जेराल्ड कहते हैं कि मुझे विश्वास हो गया कि अनुवादक को मूल रचना को अपनी रुचि के अनुसार ढालना चाहिए। तो अब अपनी रुचि है, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कविता का भावानुवाद ही हो सकता है, शाब्दिक अनुवाद नहीं। ऐसे अनुवाद में भी कविता की समुच्चय भाषिक संरचना के लिए आवश्यक हो सकता है कि जिसमें कविता का जो सौंदर्य है वो अभिव्यक्त हो सके। अब नाटक अनुवाद है। नाटक का अनुवाद कई स्तरों पर कविता के अनुवाद से भिन्न होता है। ये एक ऐसी विधा है जिसके अनुवाद में शोध भाषा व लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसमें विभिन्न पात्र अलग अलग भाषाओं के संवाद कर सकते हैं और उनके देश काल की स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। अनुवादक को नाटक के मूल पाठ की गहराई से पर उतर कर पहले जो है उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उसे समझना चाहिए। फिर कथानक, संवाद, निर्देश आदि के साथ समन्वय करके अनुवाद की प्रक्रिया में जाना चाहिए। अब ये क्यों ऐसे है? क्योंकि यहाँ ऐसा है कि जो संवाद हैं वो एक नाटक में विभिन्न जैसे निम्न वर्ग के लोग हैं, तो निम्न वर्ग के लोगों की जो भाषा है वो, मध्य वर्ग के लोगों की भाषा है वो, और उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है वो। क्योंकि जहाँ पे जो देश काल की भाषा है वो साहित्यिक भाषा है वो। अब जैसे राजा है तो भाई राजा का पात्र है तो राजा की भाषा अलग है, उसका सेवक है तो सेवक की भाषा अलग है। तो जैसे जो संवाद होते हैं वो स्वाभाविक रूप से होते हैं, तो उन संवादों को पहचानना है और उसी तरह से उसकी प्रस्तुति भी होती है। तो नाटक को समकालीन होना आवश्यक नहीं है, ये किसी भी समय के लिए हो सकता है। इसके केवल अपने स्वयं की परिस्थिति के साथ जोड़कर ही अनुवादित किया जा सकता है। कुशल नाटक निर्देशक की देखरेख में किया जाता है। नाट्य अनुवाद आदर्श हो सकता है। रघुवीर सगाई, शेक्सपियर कृत मैकबथ नाटक का अनुवाद बर्नम वन प्रख्यात रंग निर्देशक बी.वी. करंथ के निर्देश में संपूर्ण किया था। आज यह अनुवाद नाट्य अनुवाद के लिए आदर्श माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अनुवाद नाटक का होता है वहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके वो एक एक अच्छे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो। कहानी का अनुवाद, कहानी के अनुवाद के लिए कई ध्यान देने योग्य बातें हैं। साहित्य के अनुवाद की बुनियादी आवश्यकता के साथ कहानी के अनुवाद में लोकोक्ति और मुहावरे का अनुवाद और रूपांतरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही संवादों को तोड़ना और सांस्कृतिक शब्दों के लक्ष्य भाषा के अनुसार बदलना सहायक हो सकता है।
कहानी के संवाद बहुत बार हमारी बोलचाल की शैली से मेल खाते हैं, तब वे जीवन की स्थितियों को दर्शाते हैं। अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वो पूरी कहानी को मूल पाठ के अनुरूप पुनर्सृजन करके प्रस्तुत करें। हिंदी में जैसे जो अनुवाद होते हैं, उनको अनुवाद करते समय तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम एक कुशल अनुवाद उसका कर सकें जो एक भाषा से दूसरी भाषा में हो। जैसे हिंदी में उसका अनुवाद, जैसे पुष्किन के की कहानियों का अनुवाद हुआ, तो वहां पे उसका जो आदर्श रूप है वो हमें मिला है, नहीं मिला है। तो आगे हम उपन्यास का अनुवाद पर देखेंगे। कहानी और उपन्यास के अनुवाद से संबंधित गहना विवरण कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार होगा कि उपन्यास का अनुवाद अधिक वर्णनात्मक होता है। इसमें वर्णन और आंतरिक दृष्टिकोण की बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। उपन्यास में कथानक, चरित्र, संदर्भ और उसके भीतर रचे बिचे जो एक आत्मा है, उसको पकड़ना अनुवादक के लिए एक चुनौती है। क्योंकि कथानक है, चरित्र है, जिस संदर्भ में है, लेकिन इसके बीच एक संबंध होता है, तो उस संबंध को पकड़ना है। इसके साथ ही उपन्यास के प्रकार भी भिन्न होते हैं, जैसे ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास विभिन्न तरीके के होते हैं। तो उसके अनुसार भी तो हमें अनुवाद करना है। उपन्यास कर रहे हैं, ठीक है, एक तो विधा है, दूसरा जो है वो किस क्षेत्र पर है, किस क्षेत्र से संबंधित है, मनोविज्ञान से है या इतिहास से है या यथार्थवाद से है, किस भावनाओं से संबंधित है। इसके संदर्भ में समग्रता के साथ, संवेदना के साथ उसको जो है वो उसको समझना है। इन तकनीकों को समझने वाला अनुवादक उपन्यास का सफल अनुवाद कर सकता है। गोर्की के मदर का यह अनुवाद इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण। निबंध अनुवाद, निबंध का अनुवाद अपेक्षाकृत ज्यादा जटिल होता है। इसमें विचारों और वर्णन के साथ साथ व्याख्यात्मक लयता की गहराई भी होती है। अब इसमें एक निबंध में एक विषय की को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो उसका एक व्याख्यात्मक रूप होता है, उसमें एक प्रकार का लय होता है, जिसे सही ढंग से पकड़ना और लक्ष्य भाषा में ठीक तरीके से प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण बात है। निबंध की भाषा जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, एक प्रवाह में होनी चाहिए। इसके जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका गहरा जो है सांस्कृतिक संदर्भ रहना चाहिए। मुहावरे, अब जैसे शेर शायरियों के साथ भी होता है, किसी के कथन के साथ शुरू होता है कि अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है, अब हम इस पर बात करेंगे। अब जैसे ज्यादातर जब राष्ट्र भावनाओं पर है तो फिर हम गांधी जी को उदाहरण के रूप में लेते हैं कि स्वतंत्रता की बात हो रही है तो फिर गांधी जी के जो कथन हैं उनको हम लेते हैं। तो इसके अनुवाद में चुनौतियां और इसमें जटिलता को हमें समझना जरूरी है। आलोचना का अनुवाद, आलोचना विचार एक प्रकार की साहित्य की विधा है। इसके लिए अनुवाद आसान हो सकता है या कठिन, इसके अनुवाद के विषय पर निर्धारित है। जैसे अनुवादक को पहले समीक्षा में व्यक्त किए गए सामग्री को पूरी तरह समझना है, इसके बाद उसके समीक्षात्मक विचारों और शब्दावलियों को स्वीकार करना है। तो आलोचना जो है वो वो एक विशेष विधा है। कभी कभार आलोचना को समझना बहुत आसान होता है, कभी कभार आलोचना को समझना कठिन होता है। किस पर आलोचना हो रही है, किस विषय पर आलोचना हो रही है, ये एक गंभीर विषय है। समीक्षा के लिए अनुवाद की सबसे बड़ी खासियत है कि यह विचार के क्रम में होता है, इसलिए इसके अनुवाद में मूलतः मौलिक संबंध का अनुवाद होता है या नहीं, इसे देखा नहीं जाता। पर इसमें देखने की बात यह है कि समीक्षा में व्यक्त विचार और विश्लेषण मूल पाठ की तरह अनुवाद में प्रदर्शित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मौलिक संबंध, भाई हमें यह देखना है कि वो पूरे उसका विश्लेषण विचार आया नहीं आया। साहित्यिक अनुवाद और रूपांतरण,
लेखन और रूपांतरण में काफी ज्यादा अंतर है। अनुवाद के मामले में रूपांतरण में ढील देने का मौका बहुत अधिक होता है। अनुवाद के सामान्य नियम और तकनीकें रूपांतरण पर लागू नहीं होते। रूपांतरण में मुख्य ताकत कहानी के भावनाओं में परिवर्तन होता है, इसलिए पात्रों के नाम भी बदल सकते हैं। स्थान और परिस्थितियों की की स्थिति भी जो है, जो परिस्थितियां जिस परिस्थिति में उसको प्रस्तुत किया गया है उसको भी बदला जा सकता है। रूपांतरण की रचना के रूप में भी बदला जा सकता है। जैसे कि कहानी का जो है वो नाटक में, और कविता का जो है हम एक उपन्यास में, या उपन्यास का नाटक में, किसी भी विधा में बदल सकते हैं। रूपांतरण को अनुवाद कहना एक, जैसे रूपांतरण को हम अनुवाद कहना मत, तो फिर वहां पे हमें बहुत सतर्कता से कहना है, क्योंकि वो अपने आप एक स्वतंत्र रूप के रूप में कार्य करता है, अनुवाद के नियम से हटा हुआ होता है। क्योंकि अनुवाद से कही हुई बात जो है वो सरलता से समझाने योग्य हो, तो उसके लिए जो घटाना या जोड़ना इस नियम के तहत हमें जो है परेशानी उत्पन्न होती है। मतलब रूपांतरण में ऐसा नहीं है। तो आकाशवाणी में कहानी या उपन्यास का रेडियो नाटक रूपांतरण है, तो इस तरह से अन्य रचनाओं में के मंचों पर नाटक रूपांतरण करने का चलन बढ़ रहा है। इसके लिए अनुवाद के नियम लागू नहीं होते, इसलिए अनुवाद की सफलता के आधार पर इसे जो है इसको लेना जो है वो एक हमें सोचकर उसको करना है, क्योंकि रूपांतरण में बहुत छूट है। अब उसको हम अनुवाद, अब क्योंकि हम अनुवाद में एक सिद्धांत हमने पढ़े हैं, उसमें चिंतकों के विचार पढ़े हैं, हमने उसको नियमबद्ध किया। रूपांतरण में क्या है कि हम उसका रूप को अंतरित करते हैं, तो वहां हम बहुत सारी छूट देते हैं। अब समझिए नाटक है चीनी भाषा में, चीन से संबंधित, रूपांतरण हुआ है उसका कहानी के रूप में हिंदी भाषा में, भारतीय संस्कृति में। तो वहां हम अनुवाद करते समय रूपांतरण मतलब विधा को ही बदल दिया, तो वहां बहुत सारी छूट की जरूरत पड़ती है। छूट के बिना हम नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्रता चाहिए। साहित्य के सदृश्य मूलकता का अनुवाद, सदृश्य सर्वश्रेष्ठ साहित्य के अनुवाद में सदृश्यात्मकता का महत्वपूर्ण प्रयोग है, उसका महत्व बहुत अधिक है। सदृश्य हमेशा ध्यान में रखी जाने वाली चाहिए, क्योंकि ये साहित्य के अनुवाद का मूल तत्व है। अगर ये नहीं है तो अनुवाद किसी भी तरीके से संभव नहीं है। हर भाषा में वस्तुओं के नाम और उनके गुण अलग अलग रूपों में देखे जा सकते हैं, लेकिन वे अपनी मूल कृति में एक जैसी हो। ऐसे में अनुवादक को संयुक्त तत्वों के लिए उपयुक्त एकता प्राप्त करने वाले शब्दों का अनुवाद करने का प्रयास करना चाहिए। अनुवाद एवं सांस्कृतिक रूपांतरण, वास्तव में भाषांतरण एक सांस्कृतिक परिवर्तन है। यह एक भाषा की संस्कृति का दूसरी भाषा की संस्कृति में शामिल होना है। अनुवाद के माध्यम से किसी भी रचना दूसरी भाषा में आ जाती है, तो इस प्रक्रिया में वह रचना अपनी पूरी संस्कृति के साथ लक्ष्य भाषा की संस्कृति में धुल मिल जाती है और उस पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। रचनाओं में निहित भावनाएं, गुणों का संघर्ष और उसमें निकली गई सोच और मानवता की बुनियादी प्रश्न कई बार लक्ष्य भाषा के लिए प्रेरक पात्र के रूप में देखी जा सकती है। तो संस्कृति और उसका अनुवाद में अगर हम देखेंगे तो ये रचना में जो है, जो भावनाएं हैं, जो संघर्ष हैं और बुनियाद है, वो लक्ष्य भाषा के लिए एक प्रेरक पात्र के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि आप भिन्न संस्कृति से परिचित होते हैं। भारत में अफ्रीकी कथाकार चिनुग अजेवे, रूसी कथाकार चेखव तथा गोरकी सहित लैटिन अमेरिकन कथाकार बोरकेस की कहानियों ने बहुत असर डाला है। इन कहानियों के साथ संबंध के कारण हिंदी पाठकों के जीवन और संघर्ष के लिए मार्गदर्शक करते हैं। अब अफ्रीकी के चिनुच उचेवे, रूस के जो है चेखव तथा गोरकी, लैटिन के कथाकार हैं बोरखेस।
तो इनकी जो कहानियां हैं ये असर डाले हैं। गोर की इनकी कहानी बहुत भारत पर के जो पाठक है उन पर प्रभाव डाले। इसी प्रकार भारत के गीता, महाभारत, रामायण ने पश्चिमी समाज में गहरा प्रभाव डाला है। ये प्रक्रिया सांस्कृतिक आदान प्रदान से है जो बेहतरीन साहित्यिक अनुवाद को संभव बनाती है। अनुवाद के माध्यम से दो भाषाओं की सांस्कृतिक आपस में संवाद करती हैं तो वो एक दूसरे को पवित्र रूप से समझती हैं। मानव संबंधों को और उसके भावनाओं को स्तर पर संरचना करने के लिए अनुवाद एक बेहतरीन माध्यम है। यदि अनुवादक इस बड़ी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करता है तो उसका अनुवाद अपनी मूल जिम्मेदारी से भटक जाता है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है। हम साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद को उस भाषा की संस्कृति और वहाँ के लोगों की आशंकाओं को समझने के लिए करते हैं, तो वहाँ की सोच और कल्पना, संघर्ष और सपनों को लेने के लिए करते हैं। तो इसलिए इनमें से कुछ को छोड़ देना अनुवाद के दायरे के कैसे पूरा किया जा सकता है। तो अब ये सब संघर्षें जब हम ले रहे हैं, संस्कृति की परिवर्तन वाली चीजें में हम ले कह रहे हैं, तो फिर अनुवादक के सामने चुनौती है, वो कैसे पूरे कर सकता है, उसको वो दायित्व को कैसे पूरी तरह निभाए। हम इस व्याख्यान के माध्यम से अनुवाद की प्रक्रिया को सीख रहे हैं। इस जो व्याख्यान में हम जरिए अनुवाद के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझे हैं, उसके तरीकों को भी समझे हैं, उसकी पूरी भाषा संरचना के साथ सामग्री की भावनाओं को भी लक्षित किया है। तो हम देख रहे हैं कि साहित्यिक अनुवाद इसके रूप को किस तरह से जो है एक अच्छी तरह से अनुवाद में के प्रयोग में क्या क्या हम नियमों को लागू कर सकते हैं, इसको देखें तो उसकी बुनियादी ज्ञान हमें मिल रहा है जो संरचनात्मक अनुवाद के लिए जो है चाहिए। तो हमने इस पूरे व्याख्यान में इस चीज को समझा है। अनुवाद के लिए सबसे पहले हम लेखक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक प्रारंभिक बिंदु होती है। सामान्य रूप से कला की शैली में साहित्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और उसे समझना चाहिए, फिर भी भाषांतरण की ओर ले जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में अनुवादक को उद्भुत पाठ की भाषाई पहचान को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद वो बदलाव करता है कि यानी अनुवाद को मूल से जुड़े हुए रचना के अर्थ के साथ संबंध बनाता है और इसके सही स्वरूप का परीक्षण करता है। तुलनात्मक जांच अनुवाद की आखिरी प्रक्रिया है जिसमें दोनों की तुलना की जाती है। लाभ व दोषों को जानना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक को मूल कला के संरचनाकार के मन को समझना चाहिए, रचना को आत्मसात करना चाहिए और उसे लक्षित भाषा में अपने संदर्भों के अनुसार प्रदर्शित करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में हमने सभी अनुवाद में मानक, मुहावरे, रचना का विषय, इसके अन्य गुण और सामूहिक शैली की गहराई पर चर्चा की है। तो इसे समझे बिना साहित्यिक अनुवाद संभव नहीं है। साहित्यिक प्रकार के अनुवाद में जटिलता पर हमने ध्यान दिया है, साहित्य के प्रमुख प्रकारों के अनुवाद में आने वाली चुनौतियों को समझा है। तो इस तरीके से हमने अनुवाद और संरचना के बीच के भेद को समझा, साथ ही एक रूपता के आधार पर शब्दों के अनुवाद का भी ध्यान दिया। तो हमें लेखक को भी जानना है, विषय को भी जानना है, फिर हमने इन सब प्रक्रिया को भी समझा साहित्यिक अनुवाद में कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया जो है उससे काम आती है कि जिसे हम अनुवाद कर सकें अच्छी तरह से। तो अंत में हम देख पाए कि साहित्यिक अनुवाद एक सांस्कृतिक बदलाव के रूप के लिए कैसे कार्य करता है। अनुवाद को एक सांस्कृतिक क्रिया के रूप में मानने के लिए हम इसे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यदि साहित्यिक अनुवाद इसके मौलिक अर्थ को कटा हुआ है तो वो ना तो ये रचनात्मक होगा ना ही पढ़ने योग्य, क्योंकि उसके साथ संस्कृति जुड़ी है और उसकी रचनात्मकता जुड़ी है, एक सृजनात्मक प्रक्रिया। तो ये जो व्याख्यान है ये अनुवाद और साहित्य MTT 1519 पृष्ठ संख्या 9 से 21 तक इनसे विषय को संदर्भ के रूप में लिया है और इसको हमने परिवर्तित करके प्रस्तुत किया और उदाहरणों को लिया गया इससे, ताकि जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन ईच केस, हर मामले में, इनफैक्ट, वास्तव में, वस्तुतः, इन फेवर ऑफ के पक्ष, इन फिगर्स, अंकों में, इन फोर्स, लागू, प्रवृत्ति, इन फुल, पूरा, पूर्णतः, इन जनरल, सामान्य रूप में, आमतौर पर, इन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, निर्णय को कार्यान्वित करते हुए, इन लिeu ऑफ, के बदले में, इन लमसम,
एक मुश्त एक बार में इन ऑफिशियल कैपेसिटी पद की हैसियत से फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्लीज कृपया प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करें। फॉर अप्रूवल अनुमोदनार्थ अनुमोदन के लिए, फॉर एंड अगेंस्ट पक्ष और विपक्ष में, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ के लिए और की ओर से। फॉर कंप्लेंट्स अनुपालन के लिए, अनुपालनार्थ, फॉर कंकरेंस प्लीज सहमति के लिए, फॉर कंसिडरेशन सबमिटेड विचारार्थ प्रस्तुत, फॉर एलियर कंप्लेंट्स शीघ्र अनुपालन के लिए, फॉर एलियर रिमार्क्स प्लीज कृपया शीघ्र टिप्पणी दें, फॉर फेवरेबल एक्शन अनुकूल कार्रवाई के लिए, फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, फॉर फेवर ऑफ ऑर्डर्स आदेश देने की कृपा करें, कृपया आदेश दें, फॉर फाइनेंस कंकरेंस प्लीज कृपया वित्तीय सहमति प्रदान करें, फॉर फर्दर एक्शन आगे की अगली कार्रवाई के लिए, फॉर गाइडेंस मार्गदर्शन के लिए। संदर्भ पुस्तक ग्रंथालय प्रकाशन अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि मौलाना तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद और साहित्य MTT 1519, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। इन सबसे सामग्रियों को इकट्ठा किया गया, इसमें जोड़ा गया, खासकर अनुवाद और साहित्य MTT 1519 से सामग्री को लिया गया है, संदर्भ के रूप में जोड़ा गया, उदाहरणों को भी लिया गया है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से इसको समझा सकूं। मतलब उससे जो जितने भी विषय हैं वो मैं आपको समझा सकूं इससे संबंधित। आशा है कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त